पूरा उत्तर भारत घने कोहरे की चपेट में है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से लेकर कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तक अधिकतर राज्यों में कोहरे का साया है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी कुछ दिन तक कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं है। दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। सड़कों पर हालात ऐसे हैं कि पास के कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे, यानी विजिबिलिटी इतनी कम है कि सामने क्या है देखना मुश्किल हो रहा है। कोहरे का असर अब सड़क यातायात, रेल और हवाई सेवा पर भी पड़ने लगा है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे विजिबिलिटी कम होने की वजह से समस्या सामने आ रही है। कई जगहों पर यह समस्या सामने आ रही है। आप दिल्ली की तस्वीर देख लीजिए, दिल्ली से सटे गाजियाबाद की तस्वीर देख लीजिए, या फिर चलिए गुरुग्राम, वहां पर भी वही हाल है। बठिंडा पंजाब की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, वहां भी वही हाल है। मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर है वहां पर भी भयंकर कोहरा है। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, वहां पर भी भयंकर कोहरा है और इसकी वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में एम्स और सफदरजंग में इलाज कराने आए लोगों ने रैन बसेरों में आसरा लिया हुआ है। दिल्ली से संवाददाता मेघा उपाध्याय की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एनसीआर में ठंड का सितम बढ़ता जा रहा है। तापमान में बीते दिनों से लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। शाम में ठंडी हवाएं चलती है और दिन भर घना कोहरा छाया रहता है, जिसके बाद कई लोग जो यहाँ पर दिल्ली में हैं आश्रय लेने के लिए रैन बसेरों में शिफ्ट हो गए। आप देखिए यहाँ पर तो ये शेल्टर होम है, दिल्ली सरकार के द्वारा बनाया गया है। इस तरीके से शेल्टर होम, आश्रय गृह आप देख सकते हैं बनाया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। ये पूरा जो इलाका है, यहाँ पर मेरे अपोजिट साइड आपको एम्स नजर आएगा और दूसरे ठीक साइड सफदरजंग है। ये वो इलाका है जहाँ पर लोग इलाज कराने भी दूर दूर से आते हैं और ऐसे में ठंड को देखते हुए यहाँ पर लोग इस तरीके के रैन बसेरे में शिफ्ट हुए हैं। आइए हम देखते हैं कि अंदर किस तरीके से लोग रह रहे हैं, क्या हाल है अंदर। तो देखिए ये एक रैन बसेरा है, यहाँ पर इस तरीके से बनाए गए हैं शीट के माध्यम से, जिसमें हवा ज़्यादा ना आए, हवा को रोका जा सके। और एक रैन बसेरे में तकरीबन 20 बेड लगाए गए हैं दोनों तरफ। आप जैसे देख सकते हैं मेरे दोनों तरफ इस तरीके से फोल्डिंग खटिया लगाए गए हैं जिसपे लोग सोते हैं। इसमें जो ज़रूरत का सामान है, जैसे गद्दा हमें नज़र आ रहा है, कंबल हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, बर्तन, बेसिक चीज़ें वो भी यहाँ पर रखी गई हुई हैं। और लोगों को यहाँ पर खाना लोग बांटने के लिए शाम और सुबह आते हैं। ऐसे में जिसको खाना लेना होता है वो ले लेते हैं। आप देखिए पूरा कंबल ये लगा है। रैन बसेरे के अंदर की तस्वीर में आपको दिखा रहा है। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? मंजू देवी। कहाँ से आई हैं आप? हम बेगूसराय से आए, बेगूसराय जिला। अच्छा, बेगूसराय बिहार से आई हैं। अच्छा, यहाँ पर आप कब से रह रही है इस रैन बसेरे में? रेन बसेरे हो रहा है, 10 रोज से रह रहे हैं। अच्छा, 10 दिन से रह रही। क्या क्या आप किस तरीके से रह रही है? कंबल, क्या क्या चीजें आपको मिली है यहाँ? हम लोग को जैसे कम्बल मिलता है, कम्बल मिल गया, खाने के लिए मिलता है, खाने के लिए मिलबे करता है, सब चीज की सुविधा है। ठंड तो बीते दिनों बढ़ गई है 2-4 दिन से। हाँ, 2-4 दिन से ठंड। कैसे ठंड से बच रहे हैं आप लोग? ठंड से बच रहे हैं, कम्बल ओढ़ते हैं, अपना सोते हैं। यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रही है? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। दिक्कत यही है खाली हम लोग को लाइट नहीं है। लाइट खाली सोह में लग गया है और लाइट जलवे नहीं करता है। क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार। कहाँ से आए हैं आप? हम बिहार से हैं। अच्छा, अभी बिहार से हैं। कब से रह रहे हैं आप इस होम शेल्टर में? 10-15 दिन से। क्या कुछ दिक्कत आप लोगों को हो रही है? किस तरीके से रह रहे हैं? क्या क्या उपलब्ध कराया जा रहा है? यहाँ पर जो सामान ऊपर सारे सामान उपलब्ध कराए जाते हैं। ब्लैंकेट, कंबल और खाना आता है, 2 टाइम का खाना जो आता है, जो सामान ऊपर से आता है सारे यहाँ पर हम लोग को मिलता है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है रहने में। शौचालय हर एक चीज़ का सुविधा है, पानी उनी सब आती है। जैसे ठंड पिछले दिनों के मुकाबले बढ़ते जा रही है तो सुबह और शाम भी कोहरा रहता है, तो शाम में आप लोग क्या करते हैं? आग जलाते हैं? किस तरीके से? आग जलाने के यहाँ तो कोई सुविधा है नहीं, लकड़ी न कुछ है, बस अपना कंबल में बैठे रहते हैं, दूसरा क्या, कोई सुविधा नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये बिल्कुल मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाऊं तो ये एम्स का इलाका है। रोड के विपरीत दिशा में एम्स है और इधर सफदरजंग अस्पताल है। ऐसे में जो लोग यहाँ पर इलाज कराने दूर दूर से यहाँ पर आए हैं अपने परिजनों के साथ, उनको रहने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा इस तरीके से शेल्टर होम यानी कि रैन बसेरा बनाया गया है, ताकि वो ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर रह सके, ठंड से बच सके और ज़रूरत का हर चीज़, कंबल, खाने पीने की चीज़ें उनको यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। चलिए अब आपको दिखाते हैं नागपुर डॉक्यूमेंट। राहुल सेट या लेट। स्थापना दिवस के दिन रैली के लिए कांग्रेस ने नागपुर को चुना। वो नागपुर जो आरएसएस का गढ़ माना जाता है। नागपुर में कांग्रेस ने रैली से लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद भी कर दिया।
राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने नागपुर के मंच से हुंकार भरी। इससे साफ है कि राहुल गांधी कांग्रेस और देश को यह संदेश देना चाहते हैं कि 3 राज्यों में मिली हार के बाद भी पार्टी का कॉन्फिडेंस हाई है और वो 2024 के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आप और हम मिलकर पूरे हिंदुस्तान में चुनाव जीतने जा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ये राहुल गांधी की ललकार है। उनकी विचारधारा राजाओं की विचारधारा है। ऑर्डर ऊपर से आएगा, आपको ऑर्डर का पालन करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी में आवाज नीचे से आती है। हमारा छोटा सा छोटा कार्यकर्ता हमारे किसी भी नेता को टोक सकता है। कांग्रेस की ये रैली पूरे देश में सुर्खियां बन गई क्योंकि आरएसएस के गढ़ से राहुल ने भरी हुंकार है। इंडिपेंडेंस से पहले आप यहां आते, हिंदुस्तान की जनता के कोई अधिकार नहीं थे, महिलाओं के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों को छुआ नहीं जाता था। यह आरएसएस की विचारधारा है और एक बार फिर यह हिंदुस्तान को वापस ले जाना चाह रहे हैं। जिस मैदान में कांग्रेस की एक मेगा रैली का आयोजन किया गया, उस ग्राउंड का नाम कांग्रेस ने भारत जोड़ो ग्राउंड रखा। और खास बात यह है कि महाराष्ट्र के जिस मैदान में कांग्रेस ने अपने 139वें स्थापना दिवस के दिन लाखों लोगों की भीड़ जुटाई, वहां से आरएसएस का मुख्यालय सिर्फ 6.5 किलोमीटर दूर है। ये जो हो रही है रैली कांग्रेस की, कैसे देखते हो आप? सर मैं इसमें रोज देख रहा हूँ और न्यूज में भी देखता हूँ और अपन को कांग्रेस ही होना। अच्छा, हाँ आप कांग्रेस से ही हो? हाँ, अपन हमेशा देते, हारे या जीते अपन को एक ही मत होना, कांग्रेस बस। अच्छा, ऐसी क्या बात है कांग्रेस में? क्योंकि अपन आज से हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो हमेशा कांग्रेस से ही इंटरेस्ट लिए, बाकी अपन को कोई चीज से मतलब नहीं है। 10 सालों से तो सत्ता में ही नहीं है। नहीं है तो जान दो, उम्मीद से आशा से आसमान टेका है, अपन तो उसके नीचे हैं। ये पक्के कांग्रेसी हैं और ये जिस उम्मीद से है, शायद यही उम्मीद कांग्रेस को भी है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? राहुल सर। राहुल जी, ये बड़ी रैली हो रही है कांग्रेस की, जी हाँ। तो क्या देखते हैं आप, क्या फायदा होगा कांग्रेस पार्टी? होना तो चाहिए सर, परिवर्तन बहुत जरूरी है। लोगों के मन में सवाल है कि राहुल गांधी ने रैली के लिए आखिर नागपुर को ही क्यों चुना। क्या राहुल गांधी ये बताना चाहते हैं कि वो आरएसएस के गढ़ में घुसकर चुनाव के लिए चुनौती दे रहे हैं? देखिए, नागपुर चुनने की सबसे बड़ी वजह तो यही है कि राहुल गांधी का लंबे समय से निशाना जो रहता है वो भारतीय जनता पार्टी से भी पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर रहता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है, वो उनकी जमीन है और वहां जाकर राहुल गांधी एक तरह से कहें कि चुनौती देना चाहते हैं। बार बार वो कहते हैं कि और कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ये लड़ाई सिर्फ मैं लड़ रहा हूं। अब लेकिन सवाल यहां यही है कि एक सामाजिक संगठन से पूरी तरह पर जो एक राजनीतिक दल है वो लड़ाई लड़ेगा तो उसका कितना परिणाम मिलेगा, ये जरूर प्रश्न होगा। लेकिन उनके जाने की सबसे बड़ी वजह वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय होना है। हालांकि एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र कुमार ने जब कांग्रेस के नेताओं से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि नागपुर किसी और का नहीं बल्कि कांग्रेस का गढ़ है। एक तो ये गढ़ कांग्रेस का है, कुछ होता है ठीक है, कोई तानाशाह आता है, थोड़ा सा दरवाजे को तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश करता है, बस इतना ही मैं समझते हैं। नागपुर में सिर्फ आरएसएस का मुख्यालय ही नहीं है, नागपुर में ऐतिहासिक स्थल दीक्षा भूमि भी है। दीक्षा भूमि में ही डॉक्टर BR आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। नागपुर से लोकसभा चुनाव के कैंपेन का आगाज कांग्रेस की चुनावी रणनीति का खास हिस्सा माना जा रहा है।
कांग्रेस संदेश दे रही है कि वो वहां से चोट करना चाहती है जहां से बीजेपी के लिए एजेंडा तय होता है और बीजेपी इसका अपने ही अंदाज में जवाब भी दे रही है। उनकी थीम थी है तैयार हम, लेकिन नागपुर विदर्भ के लोगों ने बताया हम तैयार नहीं है और इस रैली के लिए तेलंगाना से भी लोग उन्होंने लाए थे, बावजूद उसके वो कुर्सियां नहीं भर पाए। तो मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी को लोग सीरियसली लेने को तैयार नहीं है तो हम क्यों उसके ऊपर सीरियस होकर कोई सवाल जवाब करें। राहुल गांधी का ये नागपुर डॉक्यूमेंट कितनी लंबी लकीर खींच पाता है, इसके लिए तो काफी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नागपुर का चुनाव करके कांग्रेस अपने कैडर का मनोबल बढ़ाने में जरूर कामयाब हुई है। और जब जब कांग्रेस ने नागपुर से किसी चीज का आगाज किया है उसको हासिल किया है, ये कांग्रेस की खासियत रही है। आप इसे योगायोग कहिए या और कुछ कहिए, लेकिन कांग्रेस ने जब यहाँ से आगाज किया, पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का रिजोल्यूशन यहाँ पास हुआ, अंग्रेजों को जाना पड़ा, पहली राष्ट्रीय मूवमेंट। नागपुर को कांग्रेस अपना गढ़ क्यों बता रही है वो समझिए। 1952 से लेकर अब तक नागपुर लोकसभा सीट पर 18 बार चुनाव हुए हैं और इनमें से 13 बार कांग्रेस की जीत हुई है। बीजेपी ने 3 बार नागपुर लोकसभा सीट पर चुनाव जीता है। दरअसल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में लगातार 2 बार नितिन गडकरी के जीत दर्ज करने के बाद नागपुर बीजेपी का गढ़ माना जाने लगा। वो शहर नागपुर ही था जब इमरजेंसी के ठीक बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रैली की थी और विदर्भ रीजन की सारी सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी। ये भूमि का इतिहास विदर्भ का, ये कांग्रेस को हमेशा तकलीफ के वक्त साथ देने वाला इतिहास रहा है। यह भूमि में महात्मा जी का सबसे ज्यादा समय बापू कुटी सेवाग्राम में गुजरा है। 1936 में महात्मा गांधी जी विदर्भ में आए थे और 1942 में भारत छोड़ो का नारा अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी ने इसी भूमि पर दिया था, यह विदर्भ के भूमि पर दिया था। कांग्रेस नेताओं की माने तो नागपुर से 2024 के चुनावी कैंपेन का आगाज करने के पीछे सिर्फ आरएसएस फैक्टर नहीं है। दरअसल कांग्रेस महाराष्ट्र के इस हिस्से को यानी विदर्भ को मजबूत करना चाहती है, जो कभी उसकी बड़ी ताकत हुआ करती थी। लोकसभा चुनाव के लिए नागपुर चुना गया क्योंकि यूपी के बाद महाराष्ट्र वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र को कांग्रेस और मजबूत करना चाहती है। बुधवार को राहुल गांधी ने भारत न्याय यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है और खास बात यह है कि राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा राम मंदिर समारोह से ठीक पहले शुरू करने जा रहे हैं। 15 जनवरी से पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और राहुल भारत न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू करने जा रहे हैं। नागपुर में कांग्रेस की मेगा रैली का ये मंच खचाखच भरा हुआ था। मंच पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे, लेकिन सोनिया गांधी और प्रियंका नहीं थी। प्रियंका गांधी और सोनिया का नागपुर आना तय था, लेकिन आखिरी वक्त में किन्हीं कारणों से दोनों के आने का कार्यक्रम रद्द हो गया। राजनीतिक गलियारों में इन दिनों ये चर्चा खूब हो रही है कि एक तरफ तो राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन में सबको जिम्मेदारियां दे रहे हैं, युवा और अनुभव के कॉम्बिनेशन पर काम कर रहे हैं, लेकिन राहुल के पॉलिटिकल प्लान में बहन प्रियंका मिसिंग क्यों है? हाल ही में प्रियंका गांधी की यूपी के प्रभारी पद से छुट्टी कर दी गई और अविनाश पांडे को नया प्रभारी बनाया गया है। इसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पहला, प्रियंका को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। दूसरा, प्रियंका को साइडलाइन किया गया है। हालांकि इसमें से किसी भी बात की पुष्टि नहीं की जा सकती, सच्चाई सामने नहीं आई है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस में प्रियंका गांधी फिलहाल विदाउट पोर्टफोलियो है। मुझे लगता है कि गुटबाजी से ज्यादा कोई भी गुट मजबूत नहीं है, ये इसकी ज्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। किसी भी राज्य में कांग्रेस पार्टी के पास ऐसे नेता नहीं है जो खड़े होकर कहें कि हम चुनाव जीतेंगे और अपने साथ 4 लोगों को चुनाव जिताने की स्थिति में है। और यही कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा संकट